लोगों में से ही किसी ने मुझे बताया था कि आज छुट्टी थी आपके स्कूल में। ओके, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे आपके क्लास 10th का, जो कि पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। अच्छा, क्लास को शुरू करने के पहले एक बार देख लो, ये लास्ट क्लास की पोल रिपोर्ट है, आपके ग्रुप में ही भेजा जा चुका है। तो यहाँ पर आपको पता ही है, जितने बच्चों के नाम ग्रीन में है उनके सारे ही आंसर सही हुए। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन पूछा गया था क्लास में, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 में 5 सही है, तो उनका नाम ग्रीन में दिख रहा है। और जिनका नाम येलो में है, बस एक आंसर छोड़कर बाकी सही आंसर आपने दिए, सभी आंसर सही दिए। ठीक है, उनके अलावा भी जितने भी बच्चों के नाम यहाँ पर है, मैं सभी को वेरी गुड बोल रहा हूँ, क्योंकि आप सभी ने ट्राई किया है, कोशिश की है, तभी जाकर आपका नाम यहाँ पर आया है। ठीक है, बस कोशिश करना है कि सारे क्वेश्चन का आंसर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा सही करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमें स्किप नहीं करना है। जैसे एक दो बच्चों के हमें कुछ को आंसर स्किप दिख रहे हैं, मतलब आपने आंसर नहीं की, तो ये व्हाइट नहीं आना चाहिए। ठीक है, ट्राई करो, अगर गलत होगा तो फिर आपसे पूछ लेना। ठीक है, बिल्कुल, अगर कुछ गलत होता है तो पूछ लिया करो। तो आपकी अच्छी पोल रिपोर्ट तभी बनेगी जब आप सारे आंसर करिएगा। ठीक है, ट्राई करना है। अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो लास्ट क्लास में हमने क्या सीखा था? लास्ट क्लास में देखा था द्विघात बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि इसमें आपको एक सबसे पहले एक चीज बताया गया था आपको, किसी भी पॉलिनोमियल, चाहे द्विघात हो, रैखिक हो, त्रिघात हो, चाहे कितने भी घात वाले हो, उसका जब आप ग्राफ बनाओगे तो कुछ तो कुछ रिप्रेजेंट करेगा, या तो स्ट्रेट लाइन होगा या वक्र होगा। तो द्विघात बहुपद का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो कौन सी आकृति मिलेगी हमें? कौन सी आकृति मिलेगी क्वाड्रेटिक का? बताओ। ये तो मैंने बताया है, किसी भी द्विघात बहुपद का अगर हम ग्राफ बनाए तो परवलय मिलेगा। ठीक है, परवलय बनेगा, या फिर आप कहोगे सर पैराबोला बनेगा। वृत्त नहीं बनेगा, वृत्त कब बताया मैंने? पैराबोला बनेगा। ठीक है, तो पैराबोला बनेगा। ठीक है, सर्कल के बारे में बाद में कभी पढ़ेंगे। अभी ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेटिक में परवलय बनता है, पैराबोला बनता है। तो ये तीन सिचुएशन मैंने आपको बताया थे। पैराबोला जो तीन तरह से बन सकते हैं। जैसे अगर मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ ग्राफ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसी को नहीं कट कर रहा, मान लो कोई ग्राफ ऐसा बना। ठीक है, तो ये जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा, तो आपको सर ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, क्योंकि एक परवलय है। ठीक है, अब ये एक्स अक्ष को, एक्स एक्सिस को कहीं पर भी नहीं टच कर रहा, नहीं कट कर रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे सर इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे? इस बहुपद के कितने शून्यक होंगे बताइए? जीरो। आप यहाँ पे कह सकते हो सर किसी भी बहुपद का शून्यकों की संख्या उतनी होती है जितनी बार वो एक्स एक्सिस को कट करता हो। तो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा, तो इस केस में आप बोलोगे सर जीरो शून्यक होंगे। ठीक है, जीरो शून्यक होंगे। अगर मैं ऐसा बनाऊं, मान लो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, और ग्राफ कुछ ऐसे बना दिया, तो यहाँ पर चलो इस केस के अलावा मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ। अगर मैं ऐसे बना दूं पैराबोला, तो यहाँ पर मुझे बताइए कितने शून्यक होंगे ऐसे केस में? एक। आप कहोगे सर एक्स एक्स को, एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बिंदु पर कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो आप कहोगे सर ऐसे केस में एक शून्यक बनते हैं हमारे। ठीक है, एक शून्यक होगा। और अगर मैं कुछ ऐसे बना दूं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, ठीक है, और ग्राफ कुछ ऐसे बनाओ कि ये जो है एक्स एक्सिस को 2 बार कट कर रहा हो। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या बोलोगे? यहाँ पर सर 2 शून्यक होंगे, क्योंकि 2 बार कट कर रहा है। तो हमें बस इतना देख लेना होता है कि एक्स एक्सिस को कितने बार वो काट रहा है। ठीक है, तो आप कहोगे सर यहाँ पर हो जाएगा 2 शून्यक। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि द्विघात बहुपद में क्या हमेशा 2 शून्यक होंगे? द्विघात बहुपद के हमेशा 2 शून्यक होंगे? यस सर। नहीं, हमेशा 2 शून्यक नहीं होंगे। आप कह सकते हो सर मैक्सिमम, अधिकतम जो होंगे वो सर 2 शून्यक होंगे, मैक्सिमम 2 होंगे। ठीक है, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और मैक्सिमम 2 होगा, 3 तो कभी नहीं हो सकता। 0, 1 और 2 जैसे साई भी लिख रहे हैं। ठीक है, 0, 1 या 2 बनेगा। तो यहाँ से ये भी समझ में आ रहा है कि अगर हम कोई n घात वाले बहुपद को लें, कोई बहुपद है जिसका घात n है, मैं बोलूं इसके कितने शून्यक हो सकते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि इसके n शून्यक होंगे? बताइए। देखो मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं आपको, इसके आप लिखोगे सर n शून्यक, ये लिखना सही होगा, या मैं ऑप्शन बी लिख रहा हूं मैक्सिमम या अधिकतम n शून्यक। ए लिखना सही होगा या बी लिखना सही होगा? बताइए। अगर किसी n घात वाले बहुपद का, तो आप कहोगे सर अगर घात 2 था, यहाँ पर देखो अगर घात 2 था तो शून्यक 0 भी होता था, 1 भी होता था और 2 भी होता था, मतलब मैक्सिमम 2 था, 2 से अधिक नहीं हो सकता था।
तो n घात रहेगा वो आपको सर मैक्सिमम n शून्यक हो सकता है, n से अधिक नहीं हो सकता है कि अगर घात हमारा देखो मान लो अगर घात 5 है, जरूरी थोड़ी कि इसके घात 5 शून्यक होंगे, हो सकता है कि सर 0 शून्यक हो सकता है 1 हो सकता है 2 हो, 3 हो या 4 हो या 5 हो, 6 नहीं हो सकता, ठीक है। तो मैक्सिमम 5 होगा, 6 नहीं होगा, ठीक है। तो हमेशा आप बोलोगे सर n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक होंगे, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मेरे पास कोई बहुपद है जिसका, अच्छा माइक बंद कर लो, अगर मैं कह रहा हूं कोई बहुपद है जिसका घात मैं कह रहा हूं 10 है, ठीक है, बहुपद का घात 10 है, तो मैं दो ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन ए लिख रहा हूँ कि इसके शून्यकों की संख्या जो होगी, शून्यकों की संख्या जो होगी वो 10 होगी, या मैं बी लिख रहा हूँ कि मैक्सिमम जो होंगे इसमें अधिकतम शून्यक 10 होंगे। क्या लिखना सही होगा, ए या बी? लिखना क्या सही होगा? आप बोलोगे सर मैक्सिमम 10 होंगे, हो सकता है कि इसके 9 शून्यक ही रह जाए, हो सकता है कि इसका 8 ही शून्यक रह जाए, हो सकता है 5 ही शून्यक रहे, ठीक है। तो मैक्सिमम 10 होगा, 10 से अधिक नहीं होगा, 11 नहीं हो सकता, 12 नहीं हो सकता, 13 नहीं हो सकता, 0 से लेकर 10 तक तो हो सकता है, ठीक है। तो ये समझना है आपको कि n घात वाले बहुपद के अधिकतम n शून्यक होंगे, अधिकतम वर्ड को मत मिस करना, ठीक, समझ में आया? बताइए, क्लियर इतना? तो मुझे बताओ अगर मैं कोई एक ऐसा ग्राफ बना दूं, एक क्वेश्चन ऐसा भी आपके एग्जाम का काफी फेवरेट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, अगर मैं कोई एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से बना दूं और एक ग्राफ कुछ ऐसे बना दूं, तो आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे बताओ ये इसके कितने शून्यक होंगे इस बहुपद के, ये मान लो y बराबर px का ग्राफ दिखाया गया है, कितने शून्यक होंगे, शून्यकों की संख्या चेक। तो आपको देखना है सर ये एक्स एक्सिस को, एक्स अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, तो यहां से आप देखना स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4, बस एक्स एक्सिस को देखोगे आप बोलोगे सर इसके 4 शून्यक होंगे, ठीक है, इसके 4 शून्यक, ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसी पे बेस्ड एक रिकॉल क्वेश्चन आपको मिलेगा, ट्राई करिएगा, जितने भी चीज पढ़ाई गई है उसको यूज करके इस क्वेश्चन को आंसर करने का पोल सेक्शन में, ठीक है। क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन है एक बहुपद का ग्राफ दिखाया गया है और आपसे पूछा गया है कि इसके कितने शून्यक होंगे, ठीक है। क्या शून्यक होंगे ये नहीं पूछा जा रहा, कितने शून्यक होंगे, नंबर ऑफ जीरोस पूछा जा रहा है। पोल मैंने ऑन कर दिया है। तो ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और आपके एग्जाम का भी क्वेश्चन, ठीक है। कितने नंबर में? सिर्फ एक नंबर में ही पूछा जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, हर एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम में। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ दिखाया गया है, तो इस बहुपद के शून्यकों की संख्या बताइए। तो हमें क्या काउंट करना है, देखिए थोड़ा, 0 1 2 या 3, 15 आंसर आ भी चुके हैं बहुत जल्दी से, नाइस। अच्छा 15 में 13 आंसर सही है, 2 आंसर गलत हो गया है, कोई बात नहीं, इसको समझेंगे अभी, ठीक है। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, 17 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया। अभी 4 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया, तो रुकते हैं लास्ट 10 सेकंड। इसमें कुछ आपको सॉल्व नहीं करना होगा, कुछ कॉपी पेन की जरूरत नहीं है, बस आपने अगर कंसेप्ट समझा है देख के बता दोगे, है ना। लास्ट 5 सेकंड है अभी, अभी 2 बच्चे और है, 2 बच्चे और जल्दी आंसर कीजिए, मैं इसको एंड करने वाला हूँ, लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को एंड कर रहा हूँ, और सभी ने आंसर किया, सबसे पहले तो मैं कर रहा हूँ वेरी गुड ऑल ऑफ यू, कि आप सभी ने आंसर किया और सभी के आंसर सही है, ओनली 2 के गलत है, बाकी सभी के आंसर सही। यहाँ पर सिंपली आप बोलोगे सर इस ग्राफ को देखिए, इस ग्राफ को देखना है कि यह जो ग्राफ है y बराबर px का जो भी ग्राफ दे रखा है ये वाला, x एक्सिस को यानी x अक्ष को कितने बार कट कर रहा है, कहाँ कहाँ पर। तो एक तो पॉइंट यहाँ पर मुझे दिख रहा है सर, x एक्सिस तो ये वाला है हॉरिजॉन्टल लाइन, तो एक पॉइंट यहाँ दिख रहा है एक जगह पर, ये 2 और ये 3, तो आप कह सकते हो 1 2 3, 3 जगह पर कट कर रहा है, तो इसके 3 शून्यक होंगे, ठीक है। तो इस बोलोगे इस बहुपद के मैक्स कितने शून्यक है, 3 शून्यक है, क्योंकि 3 जगह पर कट कर रहा है, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी में दिख रहा था 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर 3 शून्यक होंगे, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो कितना टाइम लगेगा आपको करने में, बताइए? 2 सेकंड। 2 सेकंड है ना। अच्छा क्वेश्चन पढ़ने में जितना टाइम लग जाए, मान लो क्वेश्चन पढ़ने में 10 सेकंड लगते हैं, तो 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है, 1 नंबर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक क्या है, आपने अगर मैसेज देखा होगा ग्रुप में, तो वहां मैंने बताया कि रिलेशनशिप
बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। अब ये क्या है, जीरोस क्या है, कोफिशिएंट क्या, आपको पता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, मतलब किसी द्विघात बहुपद के शून्य को और गुणांकों में क्या संबंध है। अच्छा, गुणांक क्या होता है, अगर मैंने लिखा 2x² माइनस 9y, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, क्या लिखोगे आप। एक्स स्क्वायर का गुणांक बहुत जल्दी आ गया आपका 2। अगर मैं पूछ रहा हूँ y का गुणांक बताइए, क्या लिखोगे आप, y का गुणांक। नहीं चंचल, आपको थोड़ा सा सही करना होगा, 9 नहीं है, आपको यहाँ पर आंसर बोलना पड़ेगा सर माइनस का 9, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप कहोगे सर y का गुणांक कितना है, माइनस का 9, क्योंकि 9 के आगे माइनस का भी साइन है, तो अगर कभी नेगेटिव रहेगा तो माइनस साइन के साथ बताएंगे, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ ऐसा कुछ, ये समझिए, अगर मैंने लिखा 2x² माइनस 3m प्लस वाई माइनस जेड। चलो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स प्लस स्क्वायर का गुणांक। आप कहोगे सर 2 हो जाएगा, ठीक है, इससे रिकॉल हो जाएगा आपको, ध्यान से सुनिए। एम का गुणांक कितना होगा, -3 आप कहोगे सर एम कितने से गुना हो रखा है, माइनस, जो कि माइनस का 3 है, ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का 3 लिख देंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि चलो मुझे बता दो वाई का गुणांक, वाई का गुणांक। तो आपको सर y का गुणांक कितना है, 1 है, क्योंकि y के आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 इंटू वाई है। तो आपको सर y 1 से गुना हुआ होगा, तो यहाँ y का गुणांक 1 लिखेंगे। और z का अगर मैं आपसे पूछूं गुणांक, क्या बोलोगे, z का गुणांक। आपको सर z के आगे भी कुछ नहीं है, इसका मतलब माइनस जेड को हम लिख सकते हैं ना, -1 इंटू जेड। तो z जो है -1 से गुना है, तो अगर कुछ भी नहीं है तो माइनस का 1 लिख देंगे, ठीक है, तो -1 का लिख देंगे, ठीक है। अब मैं इसको देखकर ये समझना, इसमें मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे बता दीजिए n का गुणांक, n का गुणांक कितना होगा, जबकि n का टर्म है ही नहीं वहां पर, n वाला कोई टर्म ही नहीं है। आपसे पूछ रहा हूं n का गुणांक, तो क्या बोलोगे। देखो n का टर्म नहीं होने का मतलब आप ऐसा लिख सकते हो ना, सर अगर कोई ऐसा टर्म दिखे, ऐसा वेरी नहीं, 1 नहीं लिखेंगे, 1 रहेगा तो n दिखता वहां पर, ऐसा समझना। 0, वेरी गुड, चंचल का आंसर आया बिल्कुल सही। अगर कभी यहाँ पर देखना कोई ऐसा वेरिएबल दिख जाए जो आपके दिए गए बहुपद में है ही नहीं, ठीक है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर 0 इंटू एन रहा होगा, और ये 0 इंटू एन 0 बन गया होगा, ठीक है, इसलिए नहीं लिखा उसको, ठीक है। तो आप कहोगे सर इसका गुणांक 0 हो जाएगा, ठीक है। मैं पूछू पी का गुणांक, तो कहोगे सर पी का गुणांक 0 है, क्योंकि पी तो इसमें दिख ही नहीं रहा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख दूं, मैंने लिखा 2x² प्लस 9y, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि z का गुणांक बताइए, z का गुणांक कितना होगा, 0 है ही नहीं, z नहीं होने का मतलब z का गुणांक 0 हो जाना, ठीक है। तो गुणांक समझ में आ गया। शून्यक क्या होता है, कोई मुझे बताओगे, शून्य के बारे में आपको पहले पढ़ा रखा है ना, शून्यक का मतलब क्या होता है, किसी भी बहुपद का शून्यक का मतलब क्या हुआ, बताओ। कैसे कैलकुलेट करने वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ कि उसका मतलब क्या होता है, शून्यक का क्या मतलब है। जिस, मान लो बहुपद है, कोई भी बहुपद है, तो उस बहुपद में चर होगा ना, वेरिएबल तो होगा, तो चर के जिस मान पर बहुपद का मान कितना हो जाए, हाँ वेरी गुड, बहुपद का मान को 0 कर देना। तो चर के जिस मान पर बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाए उसी को शून्यक कहते हैं, ठीक है। तो आपने रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए सीखा है, लेकिन द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना नहीं सीखा है, ठीक है, तो वो पहले सीखते हैं, उसके बाद रिलेशन सीखेंगे। तो पहले ये आपको सीखना है कि अगर हमारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दे कुछ इस फॉर्म का, ax² प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म का अगर कोई पॉलिनोमियल दे दे, बहुपद दे दे, ठीक है, तो इसका शून्यक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो आपको पता है शून्य का मतलब जिस मान, जिस चर के जिस मान पर इस बहुपद का मान 0 हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन बनाते हैं। बहुपद का शून्यक निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक साथ समीकरण बनाएंगे, ठीक है। ये समझना यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखते रहिए, फिर नोट कर लेना बाद में, ठीक है। समीकरण बनाएंगे, हम क्या करेंगे सर, जो भी बहुपद लिखा है ना पीएक्स को 0 के बराबर लिख दो, px बराबर 0 लिख दो। अब px का वैल्यू कितना है, px का वैल्यू आप बोलोगे सर लिखा हुआ है 2x² माइनस 8x प्लस 6, और इसको आप 0 के बराबर अपने मन से लिख दो, क्योंकि आपको पूछा जा रहा है शून्य, तो इसको 0 के बराबर लिख देंगे, ठीक है। 2x² माइनस 8x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके बाद मुझे एक बार बताओ, याद दिलाओ, क्या आपने मिडिल टर्म स्प्लिट सीखा है, मिडिल टर्म स्प्लिट, मध्य पद विभाजन, बताइए, मध्य पद विभाजन सीखा है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना।
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है, तो इसको किस तरीके से हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो हमें क्या करना होता है, जो लेफ्ट साइड में है ना, ये जो लेफ्ट साइड में आपका 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 लिखा है, इसको आप गुणनखंड करोगे। इसको गुणनखंड करने के लिए तरीका आपको पता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसलिए मैंने बोला भी था कि आप ध्यान से सीखो, आगे जाकर यूज पड़ेगा, ठीक है। इवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे वहां भी जरूरत पड़ेगी इसकी। तो आप इसको कैसे चेंज करके लिखोगे, आप बोलोगे सर यहाँ पर लिखा है, इसको समझिएगा। अभी कर भी लिया, बहुत बढ़िया। 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 को आप क्या करो, 2 और 6 को गुना करिए, 2 और 6 को गुना करिएगा। 2 इंटू 6 कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अब 12 क्यों किया, आपको पता है ए और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ए और सी को गुना करते हैं, तो ए का वैल्यू 2 है आपका, सी का वैल्यू 6 है, तो ए इंटू सी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ए इंटू सी आपका 12 मिल रहा है। अब 12 को ऐसे तोड़ना है कि दो नंबर को गुना करने पर 12 आ जाए और उनको जोड़ने पर 8 आ जाए, ठीक है। तो ऐसा कौन से दो नंबर है बताओ, ऐसे कौन से दो नंबर है, 6 2। तो आप कहोगे सर यहाँ पर 6 इंटू 2 करने पर क्या आएगा, 12 आएगा, और 6 और 2 को जोड़ देने पर 8 आ जाएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पर बीच में माइनस का 8 है, माइनस का 8 है, माइनस का 8x। तो माइनस का 8x कैसे बनेगा, मैं 6x प्लस 2x लिख दूं तो सही होगा, यहाँ पर आप लोग ही मुझे बताना, क्योंकि काफी सारी चीज हमने ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं। तो मुझे बताओ, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, -8x इज इक्वल टू 6x प्लस 2x, ऐसा लिख दे, या फिर -8x को मैं लिखूं माइनस का 6x माइनस का 2x। ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है। बस आप ए या बी टाइप, सभी लोग अपना आंसर चैट में टाइप करिए। माइनस माइनस है ना, आपको पता है -6x और -2x को जोड़ेंगे तो -8x आएगा, तो ये वाला सही होगा और ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर डाउट हो तो बता देना, क्योंकि काफी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप करो 2x स्क्वायर माइनस का 8x जो है सर, ये बीच वाले टर्म को तोड़कर लिखोगे सर, माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है। ये मिडिल टर्म स्प्लिट, बाकी सारी चीज वही होगा जो आपने पहले पढ़ा है। पहले दो टर्म में क्या कॉमन आएगा, पहले दो टर्म में क्या कॉमन आएगा, 2x 2x। आपको पता है सर 2x स्क्वायर में भी 2 है और 6 के अंदर भी 2 छुपा हुआ है, 2 गुना 3, दो दोनों का गुणनखंड है। x स्क्वायर में भी x है और 6x में भी x है, तो 2x को आप कॉमन लोगे, 2x स्क्वायर में से 2x कॉमन लिया। कभी आपका कंफ्यूजन रहता है कि सर यहाँ पर क्या भर दे, नहीं अगर समझ में आए तो 2x स्क्वायर में जो भी आप कॉमन ले रहे हो उसको डिवाइड कर दो, 2 से 2 कटेगा, x स्क्वायर से ये कट जाएगा, तो आपका बना x, ठीक है। हालांकि इतना जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कभी कंफ्यूज करते हो तो उसके लिए मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे बोलोगे सर 2x स्क्वायर में से 2x को कॉमन लिया तो x बचा, माइनस का साइन है, माइनस निकाल दिया, x तो कॉमन आ गया, 6 में से 2 कॉमन आया, तो 2 3 6 बचता है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 3, ठीक है। अब यहाँ पर बताओ -2x प्लस 6 में क्या कॉमन दिखेगा, -2x प्लस 6, माइनस कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2 अगर हम कॉमन ले तो क्या बचेगा, -2x में से -2 कॉमन लिया तो x बचेगा, प्लस का 6 में से -2 कॉमन ले लिया, देखो प्लस का 6 में से -2 कॉमन ले लिया तो माइनस का 3 आएगा ना, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर माइनस का 3 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे भी ध्यान रखिएगा, किसी पॉजिटिव में से जब भी नेगेटिव क्वांटिटी को कॉमन लेते हैं तो साइन बदल लेता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा -3 और इक्वल टू 0 तो आपका रहेगा ही, इक्वल टू 0 तो आपका यहाँ पर आएगा ही आएगा, ठीक है। ये अब इन चीजों को मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर आप देखोगे सर x-3 यहाँ भी दिख रहा है और x-3 यहाँ भी दिख रहा है, दोनों में फैक्टर आ गया, दोनों में गुणनखंड आ गया। तो x-3 को आप कॉमन लोगे, आपका बच जाएगा 2x-2, तो ये बच रहा है आपका 2x-2, यहाँ पर बराबर 0। क्या इतना समझ में आया, यहाँ तक सभी को क्लियर है, पहले इतना बताओ उसके बाद आगे बढ़े, ठीक है। चलिए, अगर इतना क्लियर है, अब इसके आगे थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझना होगा। कुछ चीजें आप डायरेक्ट जो लिखते हो, देखो यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ a इंटू बी, चलो ये समझो, अगर मैं लिखता हूँ ए बी, अगर मैंने लिखा ए बी तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हम इसको लिख सकते हैं सर a इंटू बी, क्या लिख सकते हैं इंटू बी, ए बी कहने का मतलब और बी गुना होना। अगर ए बी का वैल्यू 0 है, इसका मतलब ए और बी का वैल्यू 0 होगा, ए और बी को गुना करने पर 0 मिलेगा। अगर किसी भी दो चीज को, दो नंबर को, दो क्वांटिटी को गुना करने पर 0 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करने पर 0 मिल रहा है, ये कब पॉसिबल है, दो क्वांटिटी को गुना करने पर 0 कब मिलेगा, चाहे ए का वैल्यू 0 हो जाए, चाहे ए का वैल्यू 0 हो जाए या फिर बी का वैल्यू 0 हो जाए। जैसे देखो, अगर मैं 5 में 0 से गुना करूं तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा।
अगर मैं 0 में 8 से गुना करूं तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा, या फिर दोनों 0 हो जाए, 0 में 0 से गुना करूं तो 0 मिलेगा। तो क्या यहाँ से कंक्लूजन निकल रहा है? समझना है इसको। अगर मैं ये मेरा दायां हाथ एक नंबर है और एक बायां हाथ एक नंबर है, इन दोनों को मैंने गुना किया और 0 मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ? कोई एक तो 0 रहा होगा ना, बताइए। बिना 0 को गुना किए 0 ला सकते हैं क्या? बताइए। कोई दो नंबर जो दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो लेकिन उनको गुना करने पर 0 मिल जाए, ऐसे पॉसिबल है? बताइए, सोचो थोड़ा। नहीं। तो डेफिनेटली आपको ये समझना है, सर अगर प्रोडक्ट 0 हो रहा है, गुना करने पर 0 मिल रहा है, इसका मतलब ए और बी में कोई एक तो 0 रहेगा ही रहेगा। क्लियर? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? ये समझो। अगर मैंने लिखा, ये सारी चीजों को मिटा रहा हूं, अगर मैंने लिखा P इंटू क्यू बराबर 0, मैं क्या कर रहा हूं? P और Q को गुना करने पर 0 मिल जाएगा। इसका मतलब क्या है? यहां से ये समझ में आएगा, सर या तो P का वैल्यू 0 रहा होगा, या फिर बताओ, Q का वैल्यू 0। Q का वैल्यू 0 रहेगा। इन दोनों में कोई एक तो 0 रहेगा ही रहेगा, या फिर दोनों ही 0 रहेगा। ठीक है, तो इनमें से कोई एक तो 0 रहेगा ही। तो यानी कि यहां से समझ में आ रहा है, सर सेम लॉजिक को लगाइए। यहां पर मुझे दिख रहा है सर x-3, ये वाला जो स्टेप मैं लिख रहा हूं ये लिखने की जरूरत है नहीं आपको। x-3 इंटू 2x-2, इन दोनों को गुना करने पर 0 मिल रहा है। इसका मतलब ये होगा, सर या तो ये वाला 0 के बराबर रहा होगा, पहला वाला गुणनखंड 0 के बराबर हो जाए, या फिर ये वाला 0 के बराबर हो जाए। इन दोनों में कोई एक का वैल्यू 0 रहेगा, तभी जाकर गुना करने पर 0 मिलेगा, है ना? तो आप वही लिखते हो यहाँ पर। इन सभी चीजों को मिटा देता हूँ, इसके लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो इसके बाद आप सीधे सीधे ये बोलोगे, सर या तो x-3 का वैल्यू 0 रहेगा, या 2x-2 का वैल्यू 0 रहेगा। ठीक, अगर x-3 का वैल्यू 0 रहेगा, इन सच केस यहां से आप कहोगे सर x-3 का वैल्यू अगर 0 है तो x का वैल्यू कितना आएगा? x-3 का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा। ठीक है, ये उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x का वैल्यू 3 मिलेगा। एक चीज ये मिला। ठीक है, अब इसको देखिए, अगर 2x-2 का वैल्यू 0 है, यानी कि हम कह सकते हैं 2x का वैल्यू कितना होगा? 2x का वैल्यू 2 हो जाएगा, ये -2 उधर गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/2 यानी 1। ठीक है, तो यहाँ पर से दो वैल्यू मुझे मिल रहा है, यहाँ से मैं दिख रहा है सर x का वैल्यू 1 भी मिला और x का वैल्यू 0 भी मिला। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं x का वैल्यू या तो 0 होगा, या x का वैल्यू क्या होगा, सॉरी x का वैल्यू 3 होगा, या तो x का वैल्यू 3 रहेगा, यहां पर हमने देखा। ठीक है, x का वैल्यू या तो 3 रहेगा या x का वैल्यू 1 रहेगा। ये दो क्या कहलाएंगे? शून्य कहलाएंगे। ये दो क्या कहलाएंगे? 0 कहलाएंगे। समझ में आया? क्लियर है? अब यस। इसका मतलब क्या हुआ? x का वैल्यू 3 आप वापस से पुट करके चेक कर लो। अगर कभी आपको चेक करना हो कि हमने सही किया या गलत किया, आपका बहुपद क्या लिखा गया था? 2x² - 8x + 6। देखो बहुपद क्या था आपका? 2x² - 8x + 6। ठीक है, अब इसमें x का वैल्यू 1 पुट करके चेक करिए। देखो x का वैल्यू मैं 1 पुट करके चेक कर लेता हूँ। ये करना नहीं है आपको, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। x का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो क्या मिलेगा? 2 - 8 + 6। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे क्या मिलेगा? देखो 6 2 8 -8 बराबर 0। देख रहे हो 1 पुट करने पर 0 हो जाएगा। 3 भी पुट करके देखो 0 हो जाएगा। ठीक है, 3 पुट करके चेक करो, तो 2 इंटू 3 का वर्ग करेंगे 9 मिलेगा, -8 के 24 मिलेगा, प्लस का 6 मिलेगा। देखो 18 -24 + 6, ये मिल रहा है 18 और 6 24, तो 24 - 24 बराबर 0। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि जब मैंने 3 पुट किया तो भी 0 मिलेगा, एक पुट किया तो भी 0 मिलेगा, क्योंकि वही 0 है, उसका शून्य है। ठीक है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको मिटा ही दे रहा हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस समझने के लिए बता रहा था। तो क्या ये आपको समझ में आया कि शून्यक निकालते कैसे हैं? एक समीकरण बनाएंगे, 0 के बराबर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, दोनों में से कोई एक प्रोडक्ट को 0 करके निकाल दें। ठीक है, x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 1 शून्यक हो गए। अब देखो ये द्विघात बहुपद है। ये क्या है? द्विघात बहुपद है। तो इसके कितने शून्यक दिख रहे हैं आपको? दो सर। दो शून्यक। हमने पढ़ा भी था कि सर मैक्सिमम 2 शून्यक हो सकते हैं, तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम 2 शून्यक दिख रहे हैं, 2 से अधिक शून्यक नहीं आया। ठीक है, आपको पहले से नहीं पता चलेगा, आप सोल्व करोगे आपको खुद ब खुद दिख जाएगा कितने शून्यक पॉसिबल है। ठीक है, निकाल लोगे ऐसे? चलो ट्राई करो तो इस क्वेश्चन को। इसके आगे रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, पहले शून्यक निकालने के लिए सीखिए। अगर मैं एक और इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा x² + x² + x - 20,
यह एक द्विघात बहुपद है। आपसे पूछा जा रहा है इसके शून्यक बताइए, इसके जीरोज बताइए। ट्राई करो, जो जो स्टेप बताया ना वो सारी चीज आप करते रहिए, आ जाएगा आंसर। निकालना है क्या हमें? शून्यक। अब आपसे कितने शून्यक नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है शून्यक बताइए, कौन कौन से मान पर इसका वैल्यू जीरो होगा, कौन कौन से मान पर इसका वैल्यू जीरो होगा। तो सिंपली क्या करोगे सर, एक समीकरण बनाएंगे। पहला स्टेप, इसको हम लोग एक समीकरण के फॉर्म में लिखेंगे और आरएचएस में क्या होना चाहिए, आरएचएस का मान जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखोगे सर पीएक्स का वैल्यू जीरो हो जाए तो हम क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 का वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो इसको आप फैक्टराइज करिए, गुणनखंड करिए। स्टेप 2 में क्या लिखेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। हाँ अंकुर, एक स्टेप और आगे जाइए साहिब, सॉरी, एक स्टेप और आगे जाओ। फैक्टराइज तो आपने कर लिया है, एक्स का मान निकाल दो वहां से। ठीक है, एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए। एक्स का वैल्यू -5 और एक और वैल्यू 4। ठीक है, देखो मैं सॉल्व करो इसको। -5 एंड 4 आपका आंसर आ रहा है। अगर इससे अलग कुछ और आंसर आता है तो वो भी लिख देना। अगर -4 और 4 ही आ रहा है तो ठीक है, -5 और 4। देखो सिंपली आप यहाँ पर बोलोगे सर एक्स स्क्वायर को, तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, मध्य पर विभाजन, गुणनखंड करना है, कुछ नहीं, फैक्टराइज करना है हमें। पहला स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप में आप कहोगे सर गुणनखंड कर देते हैं। और गुणनखंड करने का तरीका क्या, मोस्टली मिडिल टर्म स्प्लिट, मध्य पर विभाजन। तो आप कहोगे सर यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 को 20 से गुना किया, तो 1 को 20 से गुना करने पर 20 मिल रहा है। ठीक है, 1 को गुना करने पर, चलो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ये सारी मिटाकर, यहाँ पर आपका लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर है, 1 को 20 से गुना करेंगे, माइनस का 20 मिलेगा। अब कोई दो नंबर, ऐसा सोच सकते हो, तो ऐसा दो नंबर जिसको घटा करके एक मिले, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 20 है, 20 के आगे माइनस का साइन है, तो 5 गुना 4। ठीक है, आपको सिर्फ 5 गुना 4 कर देंगे तो 20 मिल जाएगा। ठीक है, और इन 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर लिखा हुआ क्या है बीच में, एक्स है, समझना, बीच में प्लस का एक्स लिखा हुआ है, प्लस का एक्स। तो प्लस का एक्स कैसे मिलेगा, 5x माइनस 4x लिखने पर मिल जाएगा क्या, क्या मैं ऐसा लिख दूं डायरेक्ट, यस 5x सर। में से 4x घटाएंगे मिल जाएगा। अगर आप लिख दोगे 4x माइनस 5x तो सही होगा क्या, बताइए, ये माइनस का x हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप अगर ऐसा लिख दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, तो हमें 5x माइनस 4x लिखना होगा। तो यहाँ पर बोलोगे सर x को बदलकर बस लिख दिया 5x माइनस 4x माइनस 20। ठीक है, ये माइनस का 20 जो था उसको एज इट इज मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये x का मैंने लिखा था यहाँ पर। उसके बाद आप देखोगे सर पहले दो टर्म में से क्या कॉमन है, तो पहले दो टर्म में से सिर्फ और सिर्फ x कॉमन है, x के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो x कॉमन लिया तो आपका मिलेगा x प्लस 5। ठीक है, दूसरे इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन है, माइनस का 4x माइनस 20 में देखो दोनों ही नेगेटिव है, तो आपको सर दोनों ही ऋणात्मक है, तो माइनस का साइन तो कॉमन आ ही जाएगा, साथ के साथ 4 भी कॉमन आएगा। तो माइनस का 4 जैसे ही कॉमन लोगे तो -4 कॉमन लिया तो बचा x, और माइनस कॉमन ले लिया तो साइन तो बदल ही जाएगा, तो माइनस का बन जाएगा यहाँ पर प्लस, 4 पंजे 20। ठीक है, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर, सभी लोग बताइएगा, अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो बताना। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे क्या क्या दिख रहा है, यहाँ पर बोलोगे सर x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी है, तो x प्लस 5 को कॉमन ले लिया, एक सेकंड। ठीक है, तो x प्लस 5 को आप जैसे ही कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, x प्लस 5 हमने कॉमन लिया दोनों में से, तो एक जगह पर मुझे दिख रहा है x और यहाँ दिख रहा है हमें माइनस का 4, तो बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर x माइनस 4, जो आपने लिखा था चैट में। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक शून्यक निकालने के प्रोसेस में सिर्फ गुणनखंड किया है। ठीक है, फैक्टराइज किया है। तो अब क्या करेंगे, आपको पता है सर दो चीज को बीच में गुना का साइन है, अगर दो चीज को गुना करने पर जीरो आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई ना एक तो जीरो रहेगा ना, तो यानी कि या तो x प्लस 5 का वैल्यू जीरो रहा होगा। ठीक है, x प्लस 5 का वैल्यू जीरो रहेगा, या फिर x माइनस 4 का वैल्यू जीरो के बराबर रहेगा। ठीक है, तो x प्लस 5 अगर जीरो के बराबर रहेगा, ऐसे केस में x का वैल्यू कितना आएगा,
एक्स का वैल्यू माइनस का 5 देगा, एक्स उधर जाएगा तो 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 बन जाएगा। या x माइनस 4 अगर 0 के बराबर है तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो शून्य क्या क्या हो जाएंगे, अगर आपसे पूछता है कि शून्य बताइए तो आप कहोगे सर x का वैल्यू या तो -5 लिख दो या फिर x का वैल्यू 4 लिख दो, ये दोनों ही क्या होंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर ये पूरा, ये यस पूरी सर। चीज क्लियर। ठीक है, चलो ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया सभी ने, यस या सर। स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नहीं नोट किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, और नोट कर लिया तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन लिख रहा हूँ 3x² प्लस 2x माइनस 1, ट्राई करना है आपको। 3x² प्लस 2x माइनस 1 करना क्या है हमें, एक बहुपद मैंने लिखा px, इसके आपको पता है शून्यक निकालना है। शून्यक बताइए, जीरोस बताइए, x का क्या क्या मान पुट कर दे कि इसका पूरा का वैल्यू 0 हो जाएगा। स्टेप नंबर 1 क्या होता है, इसको 0 के बराबर लिख दीजिए। 5 और 0, 0 तो नहीं होगा, थोड़ा सा इसको फिर से कैलकुलेट करो। ठीक है, तो पहला स्टेप, स्टेप 1 में आप इक्वेशन बनाते हो। ठीक है, आप समीकरण बनाते हो जिसके राइट साइड में RHS में 0 हो जाए, दाएं साइड में 0 हो जाए। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर लिख दीजिए बस 3x² प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, पहला स्टेप। ठीक है, स्टेप 2 में क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट या मध्य परिभाजन विधि द्वारा इसको गुणनखंड करेंगे। ठीक है, इसको आप गुणनखंड करोगे, फैक्टराइज करोगे। ठीक है, तो इसको फैक्टराइज करिए इस बहुपद को। फैक्टराइज करने का तरीका आपको पहले ही पढ़ा रखा है। 1 और 1/3 या -1, क्या लिखे हो, एक सेकंड मुझे चेक करने दो। -1 और 1/3, ठीक है, साहिब का आंसर आया है -1 और 1/3। बाकी बच्चे, बाकी सभी लोग अपना अपना आंसर दीजिए। देखो सही गलत कुछ तो लिखो, कुछ तो अपने कॉपी पे सॉल्व करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत होगा, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, उससे सीखेंगे ना हम लोग। ठीक है, 3x² -1 और 1/3, बंटी का आंसर आ गया है। ठीक है, शिविंदर का आंसर आ गया है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैं कर रहा हूँ, क्वेश्चन में जो लिखा गया था बहुपद 3x² प्लस 2x माइनस 1। ठीक है, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर बोल सकते हो सर a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 2 और c का वैल्यू -1। अब इसको डायरेक्ट लिखा जा सकता है, काफी हमने प्रैक्टिस कर लिया है। तो a और c को गुना करेंगे तो -3 मिलेगा, 3 को 1 से गुना करोगे तो -3 या 3 मिलेगा। ठीक है, अब हमें दो नंबर ऐसा सोचना है, 3 और -1 से गुना करके -3 मिला, जिसको गुना करने पर -3 मिल जाए और जोड़ करके 2 मिल जाए, या फिर यहाँ -1 है तो कहेंगे सर घटा करके 2 मिल जाए। तो यहाँ पर आप बोलो सर 3 को लिख सकते हैं 3 गुना 1, 3 और 1, 3 और 1 को गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, और 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 मिलेगा, 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 मिलेगा। बीच में टर्म क्या है 2x, बीच वाला टर्म आपको दिखेगा 2x। 2x को आप क्या लिखोगे, 2x को लिख सकते हैं 3x माइनस एक्स, 3x में से x घटाएंगे तो 2x मिल जाएगा ना, बिल्कुल अभी जैसा लिख भी रहे हो। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख दीजिए 3x² प्लस का 2x को लिख दोगे सर 3x माइनस एक्स, बस ये वाला एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूँ, 3x² प्लस ये जो 2x है आपका, इस 2x को आप लिखोगे सर 3x माइनस एक्स। ठीक है, ये हमने लिखा। ठीक है, उसके बाद ये माइनस का 1 है। ठीक है, उसके बाद लिख दिया हमने माइनस का 1 जो पहले से था एज इट इज। अब यहाँ से कॉमन लीजिए, 4 टर्म मिलता है हमेशा, 4 में से पहले 2 टर्म में से कुछ कॉमन दिख रहा होगा, 3 यहाँ भी है, पहले वाले टर्म में भी दूसरे वाले टर्म में भी, तो 3 को तो कॉमन लेंगे ही, 3 के अलावा x भी कॉमन दिख रहा है दोनों जगह पर, x² और x में x कॉमन है। 3x² में से 3x को कॉमन लिया तो आपका 3 तो कॉमन आ गया, x² में से x कॉमन लेकर x बचेगा। 3x में से 3x को कॉमन लिया तो बच जाएगा प्लस का 1, पूरा ही कॉमन लेने का मतलब 1 बच जाएगा। -x -1 में से कुछ कॉमन नहीं है, बस एक माइनस का साइन कॉमन है। ठीक है, तो माइनस का साइन कॉमन है, तो ऐसे केस में माइनस का 1 लिख देते हैं। ठीक है, माइनस का 1 कॉमन लोगे
तो आपका बन जाएगा x+1। ठीक है, x+1 इक्वल टू 0, -1 कॉमन दिया, x+1 आ गया। अब यहाँ पर देखिए x+1 यहाँ भी है, x+1 यहाँ भी एक फैक्टर है, गुणनखंड है, तो x+1 को आप कॉमन लोगे तो बच जाएगा आपका 3x-1। तो यहाँ पर आपका दिखेगा 3x-1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक हमने गुणनखंड कर दिया। अब यहाँ पर दो गुणनखंड आपको दिख रहे हैं, एक x+1 और एक 3x-1, दो गुणनखंड दिख रहे हैं। दोनों ही को बारी बारी से 0 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से आप बोलेंगे सर ऐसा होने का मतलब या तो x+1 का वैल्यू 0 के बराबर रहा होगा या फिर 3x-1 का वैल्यू 0 के बराबर रहा होगा। ठीक है, अगर x+1 का वैल्यू 0 है तो x का वैल्यू -1 हो जाएगा, उस साइड जाकर -1 बन जाएगा, एक शून्य तो ये आ गया, x का वैल्यू -1। दूसरा, या 3x का वैल्यू कितना, 3x का वैल्यू -1 बन जाएगा आपका प्लस का 1, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 1/3। ठीक है, तो 1/3, तो 1/3 आ गया। तो दो शून्य का आपको दिख रहा है, एक शून्य -1 और एक शून्य को 1/3। आप सभी के आंसर यही थे। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर सीधे आप बोलोगे सर हमारा जो आंसर आ रहा है x का वैल्यू -1 या x का वैल्यू 1/3। ठीक है, ये दोनों हमारे आंसर हो गए। क्लियर, समझ में आया? क्लियर? यस सर। कई बार आप Yes, ऐसे sir. भी लिखते हो, देखो एक तरीका और है लिखने का। अगर शून्य को अल्फा और अल्फा बीटा क्या है, एक जैसे ABCD है ना, वैसे ही अल्फा बीटा ग्रीक में लैंग्वेज है, ऐसे लिखते हैं अल्फा को, ये अल्फा हमारा, और बीटा को ऐसे लिखते हैं। तो अगर शून्य को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करें, अगर अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करें तो ऐसा भी लिख सकते हैं हम लोग, अल्फा का वैल्यू -1 और बीटा का वैल्यू 1/3। ठीक है, आगे और इसको डिटेल में सीखेंगे, अभी के लिए बस इतना ध्यान रखना कि शून्य को हम लोग अल्फा और बीटा से इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एक शून्य का -1 हो गया और एक शून्य का 1/3 हो गया, अल्फा और बीटा। ठीक है, क्लियर? चलो, अब कोई ऐसा भी द्विघात बहुपद होता है क्या जिसमें मिडिल टर्म स्प्लिट ना करना पड़े? बिल्कुल हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन समझो, अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन देने के पहले याद करो कुछ मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लिख रहा हूं x² का वैल्यू m के बराबर, तो x का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास वर्गमूल m, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास x का वैल्यू माइनस वर्गमूल m, और ऑप्शन सी है आपके सामने x का वैल्यू प्लस माइनस वर्गमूल m। कौन सा लिखना इनमें से सही होगा, ए, बी या सी? सर सी। सी। तो ये मैंने बताया था कि यहाँ पर वर्गमूल जब भी हटाओगे तो आंसर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही आते हैं। इसके रीजन मैंने काफी क्लियर कट करके बताया था आपको कि अगर मैं लिख रहा हूँ x² का वैल्यू 25, तो x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? आप बोलोगे सर x का वैल्यू 5 होगा तो भी 5 का वर्ग करने पर 25 मिलेगा, और x का वैल्यू अगर -5 लेंगे तो भी -5 का वर्ग करने पर 25 ही मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लिख रहे हैं x² का वैल्यू 25, तो x का वैल्यू क्या क्या मिलेगा, x का वैल्यू 5 भी मिलने वाला है और -5 भी मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी वर्गमूल हटाते हो ना, जब ये वर्गमूल दूसरी तरफ ले जाओगे तो वर्गमूल 25 तो लिख दोगे, वर्ग को हटाकर वर्गमूल लगाया, लेकिन एक प्लस का भी साइन लेते हैं, माइनस का भी साइन लेते हैं। ठीक है, दो साइन आता है। ठीक है, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +-5, √25 कहने का मतलब 5 गुना 5, 5 आ जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू आएगा सर 5 या -5, दो आंसर आ रहा है। क्लियर, ये यस समझ में सर। आया? अगर मैं लिखता हूँ x² बराबर या m² बराबर, m² बराबर कितना ले लो 49, तो m का वैल्यू मैं लिख रहा हूँ 7, m का वैल्यू लिख रहा हूँ -7, m का वैल्यू लिख रहा हूँ +-7, कौन सा सही होगा, ए, बी, सी? सी सर। सी। आपको पता है सर +7 पर भी 49 देगा, -7 पर भी 49 देगा, तो लिखने का तरीका क्या होगा, मेथड? ये तो ठीक है, आपने समझ लिया। मेथड क्या होगा लिखने का, आप कहोगे सर वर्गमूल हटाइए यहाँ से, सॉरी वर्ग हटाइए यहाँ से, तो वर्ग जब हटाओगे तो दूसरे तरफ क्या हो जाएगा, वर्ग जब भी हटाते हैं तो दूसरे तरफ वर्गमूल लगाते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 49 का वर्गमूल। और भी कुछ लगाएं क्या, और भी कुछ लिखना होगा, बताओ? प्लस माइनस इसी स्टेप में, जैसे ही आपने वर्गमूल हटाया इसी स्टेप में आपको प्लस माइनस दोनों लगाना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है x² का वैल्यू अगर k है तो x का वैल्यू +-√k हो जाएगा, तो इसको नोट डाउन करिएगा। ठीक है, तो m का वैल्यू +-49, m का वैल्यू कितना बनेगा, +- वर्गमूल 7 × 7,
तो 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, तो m का वैल्यू +-7। +-7 कहने का मतलब क्या होता है, बस एक बार 7 या फिर -7, इन दोनों में से दोनों। ठीक है, एक बार +7 लेंगे, एक बार -7 लेंगे। क्लियर? चलिए, तो इसका यूज कहाँ पर करेंगे, ये मैंने लास्ट क्लास में भी डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसका यूज कहाँ पर करते हैं, तो इसका यूज करते हैं हम लोग, अगर मैं क्वेश्चन ऐसा देता हूँ 3x² -49, बोल रहा हूँ यह एक बहुपद है px। ठीक है, इसका मुझे शून्य बताइए, तो इसको हम लोग, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसमें मध्य पद विभाजन करके नहीं करते इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करेंगे, यहाँ पर सिंपली बोलेंगे सर पहला स्टेप वन तो कोई चेंज नहीं होगा, इक्वेशन बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे, और समीकरण के आरएचएस में 0 लिख देंगे। ठीक है, इसको सीखिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछूंगा अभी थोड़ी देर में। तो यहाँ लिख दोगे 3x² -49 बराबर में क्या लिखूं, यहाँ पर क्या लिखूं बताओ, 0। 0। तो आप कहोगे सर राइट हैंड साइड में तो हमेशा 0 ही लिख रहे हो, तो यहाँ 0 लिख दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से आपके बाद क्या करोगे सर, 3x² का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3x² का वैल्यू 49 हो जाएगा, ये -49 उधर जाएगा तो प्लस का 49 बन जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब 3x² का वैल्यू 49 है, तो x² का वैल्यू कितना होगा मुझे बताओ, 49 - 3 होगा क्या, बताओ सही लिखा मैंने, बताइए। 49/3 आएगा, ये मत कर देना, ये गलत है, तो ध्यान से देखना। यहाँ पर काफी अच्छी बात है कि आप सभी ने नोटिस किया। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर 49/3 लिखेंगे, क्योंकि 3 गुना में है तो यहाँ पर नीचे में आ जाएगा 49/3। ये x² का मान आया। अब आपको पता है सर x² का मान अगर m है तो x का वैल्यू कितना होता है, ये वर्ग को जब हटाते हैं तो दूसरी तरफ m के ऊपर वर्गमूल लगा देते हैं। ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूँ, x का मान क्या कर देता हूँ, यहाँ वर्गमूल लगा देता हूँ 49/3। और कुछ रह गया क्या, बिल्कुल रह गया। आपको सर प्लस का भी साइन, माइनस का भी साइन, ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का भी साइन लो और माइनस का भी साइन लो। ठीक है, तो ये लिखोगे। ठीक है, और ये वर्गमूल जो लगाया है इसको मैं थोड़ा और सही कर देता हूँ, ये पूरा नीचे तक है। ठीक है, इस पूरे क्वांटिटी पे वर्गमूल है। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे बाकी आगे, तो आप क्या बोल सकते हो सर, एक्स का वैल्यू प्लस माइनस पूरा सॉल्व कर दिए, लास्ट में प्लस माइनस को अलग कर देना। तो यहाँ पर कह सकते हैं ना सर 49 बन जाएगा 7 गुना 7, 3 तो नहीं टूटेगा, 3 टूटेगा क्या, 3 तो प्राइम नंबर है, तो 3 तो 3 रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा सर, 7 गुना प्लस माइनस रहेगा, 7 गुना 7 में से एक 7 बाहर आ जाएगा और नीचे में वर्गमूल 3 रह जाएगा। ठीक है, नीचे में वर्गमूल 3 रह जाएगा। ये समझ में आया, या चलो इसको मैं और आसान कर दूं, इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको मिटा लो या काट लो, अगर आपने कहीं पर डाउट हो रहा है कुछ। ठीक है, देखो इसको आप ऐसे समझ लो, ये नोट डाउन करिए जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अगर मैं लिखता हूँ √/a/b, तो इसका मतलब होता है सर ऊपर में भी वर्गमूल है, नीचे में भी वर्गमूल है, दोनों ही पे वर्गमूल चला जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स का वैल्यू जो होता है प्लस माइनस साइन के साथ वर्गमूल 49 बनेगा और वर्गमूल 3 बनेगा। ठीक है, तो आपको पता सर वर्गमूल 49 का मतलब तो 7 हो जाएगा और वर्गमूल 3 तो वर्गमूल 3 ही रहेगा। ठीक है, तो प्लस माइनस वर्गमूल 3, इसका मतलब क्या हुआ सर, प्लस माइनस वर्गमूल 3 कहने का मतलब एक्स का वैल्यू 2 होगा, एक प्लस का 7/√3, एक -7 का 7/√3। ठीक है, तो दो आंसर आएंगे, एक्स का वैल्यू 7/√3 या -7/√3, ये आंसर बनेगा। ठीक है, समझ में आया, यस सर। ये सभी को क्लियर। ठीक है, चलिए, तो इतना सॉल्यूशन आपको करना होगा अगर कुछ ऐसा इक्वेशन दिया रहे जिसमें, देखो पता कैसे चलेगा, bx वाला टर्म नहीं है। ठीक है, ax² का टर्म है और c वाला टर्म। ठीक है, जैसे ax² प्लस bx प्लस c में अगर ये वाला टर्म नहीं रहेगा, ax² प्लस c का रहेगा, तब जाकर ऐसा सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन ये करके बताओ, उसके बाद मैं पोल में सीधे डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 5x² या 5y², y के टर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है, -81, इस बहुपद का py, इसका शून्यक क्या होगा, शून्यक बताइए। देखो अभी हम लोग शून्यक या जीरोस निकालने के लिए सीख रहे हैं, फिर हम लोग शून्यकों में संबंध सीखेंगे कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। ये बताइए शून्यक कैसे निकालेंगे 5y² -81 का, स्टेप लिखा है आपने, स्टेप 1 स्टेप 2। स्टेप 1 क्या होता है, समीकरण बनाओगे, समीकरण का आरएचएस में 0 लिख दोगे। ठीक है,
तो ये मैं लिख दे रहा हूँ, कुछ स्टेप में लिख रहा हूँ, उसके बाद तो आप लोग कर लेना। 5y² 81√81/5। थोड़ा और सॉल्व होगा चंचल, एक स्टेप और आगे जाओ। आंसर अभी तक सही लिखा है आपने, थोड़ा और आगे बढ़ना है आपको। 5y² - 81 = 0, इतना लिख देंगे। प्लस √9/5 लिखा है, 9/√5 - 9/√5। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शाहिब का आंसर सही है। पूजा आपका थोड़ा सा आंसर इनकरेक्ट है, थोड़ा सा उसको सही करिए। जो वर्गमूल आपने 9 के ऊपर लगा दिया है वो 5 के ऊपर लगेगा, ठीक है, थोड़ा सा उसको आप करेक्ट करो। बंटी का आंसर सही है, सोनम का आंसर सही है, बढ़िया। देखो अभी आप लोग कर रहे हो तो इसको देखिए, आप क्या बोलोगे, स्टेप देखिए आपको करना है थोड़े देर में, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 5y² का वैल्यू कितना लिखेंगे, 5y² का वैल्यू लिखेंगे, ये माइनस का 81 उधर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 81। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। यहाँ से आप बोलोगे सर 5y² बराबर अगर 81 है तो y² का मान कितना हो जाएगा, y² का मान हो जाएगा 81/5, 81/5। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सर ये स्क्वायर है, वर्ग लगा हुआ है, तो इस वर्ग को हटा दीजिए, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू 81/5 के ऊपर, इस पूरे के ऊपर वर्गमूल लगा देंगे, स्क्वायर हटाकर स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा जब भी स्क्वायर हटाकर स्क्वायर रूट लगाते हैं सर, प्लस का भी साइन लेंगे, माइनस का भी साइन लेंगे, ठीक है, दोनों ही साइन लेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, ये जो वर्गमूल है प्लस माइनस साइन के साथ 81 के ऊपर भी जाएगा और सर ये 5 के ऊपर भी जाएगा, दोनों ही के ऊपर जाएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था दोनों ही के ऊपर चला जाएगा, ठीक। अब 81 कहने का मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस 81 कहने का मतलब 9 × 9, और 5 को तो हम कुछ नहीं कर सकते, 5 का तो जोड़ा बना ही नहीं सकते, तो यहां से आप बोलोगे सर प्लस माइनस 9 × 9, 9 दो बार है वर्गमूल के अंदर, तो एक बार तो ये बाहर आ जाएगा, तो ये 9/√5 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो y का वैल्यू क्या क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 9/√5, एक बार प्लस का साइन ले लिया या एक बार माइनस का साइन ले लो, -9/√5, ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर, समझ में आया सभी को, आसान है। अगर इसमें कोई भी डाउट हो रहा है तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, पहले पूछ लेना है, प्रैक्टिस मोर एंड मोर, ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो अगर सभी लोग रेडी हैं पोल में आंसर करने के लिए तो वाई लिख के बताइए। हाँ पोल कह रहे हो ना, चलो पोल में क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन क्या है आज का, 6x² - 7x - 3, यह एक बहुपद है, इसके शून्यक बताने हैं आपको, ठीक है, पॉलिनोमियल बताने हैं आप। मैं इसको चैट को बंद कर रहा हूं और आपका पोल सेक्शन ऑन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 25। लेकिन देखो इसके आंसर बहुत जल्दी से नहीं आने चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा, आपको फैक्टराइज करना है, समीकरण बनाना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपना टाइम लीजिए और सॉल्व करिए, हड़बड़ी में आंसर गलत नहीं करना है। एक बहुपद लिखा गया 6x² - 7x - 3, निकालना है इसका शून्य, जीरोस। स्टेप 1 बराबर 0 लिख दो, ठीक है, राइट साइड में 0 लिख दो। उसके बाद फैक्टराइज करिए, गुणनखंड करिए, जो भी इसमें से आंसर आ रहे हैं वो पोल सेक्शन में जाकर क्लिक करिएगा। एक चीज और मैं बता दूं, ऐसे आप लोगों को पता ही है, कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ है ना, जैसे 1/2 ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो 1/2 लिखा हुआ है। a/b लिखे ऐसे, चाहे a/b लिखे, दोनों सेम चीज, ठीक है। कई बार कम स्पेस की वजह से या टाइपिंग में प्रॉब्लम होने की वजह से ऐसे टाइप रहता है, बुक में भी ऐसा मिलेगा कई बार आपको, ठीक है। चलो सर मेरी पोल में वोट नहीं हो रहा है। वोट नहीं हो रहा, यस सर। क्या प्रॉब्लम हो रही है शिवेंद्र, मतलब वो घूम रहा है क्या, एक लाइन सा बना हुआ आ रहा है, ऐसा हो रहा है क्या। सर वोट वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा, बस ऑप्शन आ रहे हैं 4। ठीक है, उसको स्क्रॉल करके देखो, नीचे तरफ छुपा हुआ होगा, ऐसा है, स्क्रॉल करने से मिल रहा है, नहीं। नहीं सर। ठीक है, तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, लेफ्ट करो और ज्वाइन करो, मुझे बताना थोड़ा फास्ट, ठीक है। तो अभी तक 8 आंसर आए हैं, अब कितने सही कितने गलत ये नहीं बता रहा, ठीक है, अभी आप लोग आंसर करो आराम से। शिवेंद्र आया आपका, देख के मुझे बताइएगा। नो सर।
अच्छा, इसी रीजन से आप लास्ट क्लास में पोल में आंसर नहीं कर पाए क्या? यस सर। ठीक है, तो एक बार मुझे अपना ऐसे आपका एहसान मुझे पता है, मैं नोट डाउन कर ले रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार ना चैट सेक्शन में आंसर दे देना जब चैट ओपन होगा, ठीक है? तो ऐसा कोई इशू तो होना नहीं चाहिए, एक बार मैं देखता हूँ इसके लिए। तो आप अभी सॉल्व कर लो, शिवेंद्र आप अभी सॉल्व कर लो, और आपने सॉल्व कर लिया तो बस अपना आंसर लिख लो। जैसे ही चैट ऑन करूंगा तो चैट में अपना आंसर टाइप कर देना, ठीक है? हो गया सर अब तो। हो गया ना, बढ़िया, चलो ठीक है। देखो ये सारी इशू ना नेटवर्क इशू होती हैं, कई बार टेक्निकल इशू, नेटवर्क इशू कुछ नहीं कह सकते इसका, बिल्कुल किसी के साथ भी हो सकता है। कई बार स्क्रीन रुक जाती है, कई बार आपके पास आवाज कट कट के आते हैं, तो आपको यही करना है, लेफ्ट करके जल्दी से ज्वाइन करो, थोड़ा वेट कर लो, सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए 15 बच्चों के आंसर आए हैं, 15। बाकी बच्चे आंसर कीजिए, इतना टाइम लग रहा है? हाँ बिल्कुल, इस क्वेश्चन में अगर टाइम लग रहा है तो कोई इशू नहीं है, अभी आप सीख रहे हो, अपना टाइम लीजिए, धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा ये सारा चीज। कई बार चीज मैंने आपको बताया, कुछ चीजें हैं जो टाइम के साथ आप फास्ट कर लेते हो, है ना? चलिए 16 आंसर आ चुके हैं, अभी 2-3 बच्चे और हो। लास्ट 15 सेकंड रुकने, 15 सेकंड और 15 सेकंड्स। अभी अगर आपने सॉल्व कर लिया है तो वेट मत करिए, जाकर आंसर कर दीजिए, ठीक है? अदरवाइज फिर रह जाएगा। लास्ट 10 सेकंड, 10 सेकंड है। 2 स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है, अब एक स्टूडेंट और है, ओनली ओनली वन। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलो इस पोल को मैं एंड कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को समझिए, देखो आप कैसे आंसर करोगे। स्टेप तो सारे वही है, क्वेश्चन वही है, ठीक है? बस हमें क्या करना है, एक नए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आपके एग्जाम में पूछा सकता है, आप कहोगे सर यहाँ पर बहुपद लिखा गया है 6x² - 7x - 3, ठीक है? अब आप पहले स्टेप में क्या करते हो, इसको 0 के बराबर लिख देते हो, इसको 0 के बराबर लिख दिया, ठीक है? अब 6 को आप क्या करते हो, 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो 6 इंटू 3 करोगे तो 18 मिलेगा, 6 इंटू -3 करेगा -18 मिलेगा, तो ये 18 मिल रहा है, ठीक है? अब बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ ऐसे तोड़ेंगे 18 को कि जोड़ या घटाकर माइनस का 7 आ जाए। तो मुझे बताओ वो कौन से दो नंबर है जिसको जोड़कर या घटाकर माइनस का 7 आ जाएगा, बताइए? 9 दूनी 18। तो आपको सर 9 इंटू 2 करने पर, 9 इंटू 2 करने पर क्या मिलेगा, 18 मिल जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7 मिल जाएगा, ठीक है? तो हमें घटा करके लाना है, तो 9 में से 2 घटाने पर 7 मिल भी रहा है, लेकिन माइनस का 7x है, तो माइनस का 7x कैसे मिलेगा, ये मुझे बताइए। 9x - 2x लिखने पर मिलेगा क्या? नो सर। यहाँ पर आप कहोगे सर 9x - 2x लिख दोगे, तो आप बोलोगे सर ये तो 7x बन जाएगा प्लस का। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो बीच वाला साइन है ना माइनस का, ये लेगा बड़ा वाला नंबर, तो माइनस का 9x बनेगा। आप बोलोगे सर ये बनेगा माइनस का 9x प्लस का 2x, तो माइनस का 9x प्लस का 2x लिखना होगा माइनस का 7x को। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सर 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है? इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर मैं इसको लिख भी दे रहा हूँ कि 6 और 3 को गुना किया तो यहाँ पर 18 आया, एंड -9x - 2x, यहाँ पर बोलोगे सर -9x प्लस 2x जो है हमारा 7x बन रहा है माइनस के साइन के साथ, ठीक है? अब यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, पहले दो टर्म में से, पहले दो टर्म में क्या है, x तो कॉमन आएगा ही, x तो कॉमन है, उसके अलावा 3x। 3, तो 3 के टेबल में 6 भी आता है, 3 के टेबल में 9 भी आता है, तो आपको सर 3 कॉमन ले लीजिए, और x तो कॉमन था, 3x कॉमन लिया, तो 6 में से 3 कॉमन लिया, बचेगा 2, 3 दूनी 6, और x² में से x कॉमन लिया तो x बचा। 9 में से 3 कॉमन लिया तो बचेगा 3, और x तो कॉमन चला गया है, बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन लगा दिया, 2x - 3, ठीक है? अब यहाँ 2x - 3 ऑलरेडी दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर इसमें तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर प्लस का 1 लगा देंगे, प्लस का 1 कॉमन लिया तो 2x - 3 आया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहाँ में दिख रहा है सर 2x - 3 एक गुणनखंड यहाँ भी है, 2x - 3 यहाँ भी है, ठीक है? तो 2x - 3 को आप कॉमन ले लोगे, 2x - 3 को जैसे ही कॉमन लिया तो बच क्या रहा है, 3x + 1, तो यहाँ लिख दोगे 3x, एक सेकंड, आपको सर यहाँ लिख दो 3x + 1 बराबर 0। फिर वही चीज, वही पर हम लोग आ गए, आपको सर दो प्रोडक्ट 0 के बराबर है, दो चीजों को गुना करने पर 0 का बराबर मिल रहा है, दो गुणनखंडों को 0 का बराबर मिल रहा है गुना करने पर। इसका मतलब ये होगा सर 2x - 3 का वैल्यू 0 रहेगा, या तो पहला वाला गुणनखंड 0 के बराबर रहेगा, या
आपको सर 3x प्लस 1 का वैल्यू 0 के बराबर रहेगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक तो 0 रहेगा। अगर 2x माइनस 3 का वैल्यू 0 के बराबर है तो 2x का वैल्यू कितना रहेगा? 2x का वैल्यू 3 हो जाएगा। 2x का वैल्यू अगर 3 है तो x का वैल्यू कितना रहा होगा बताओ? 3 बटा 2। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। अगर 3x का वैल्यू 1 के बराबर है तो 3x प्लस 1 का वैल्यू 0 के बराबर है, तो 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3x इज इक्वल -1। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1/3। ठीक है, तो दो शून्य का आपको दिख रहा है यहाँ पर, आपको इस बहुपद का दो शून्य का x का वैल्यू 3/2, या फिर आप अगर ऐसा लिखना चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। अगर अल्फा बीटा से रिप्रेजेंट करें तो पहला शून्य का अल्फा का वैल्यू 3/2 और दूसरा शून्य बीटा का वैल्यू -1/2। मैं अल्फा बीटा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि आगे क्लास में आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। तो 3/2 और -1/3 कहाँ पर है? ऑप्शन ए में तो देखिए 1/2 लिखा गया है जो कहीं नहीं आया। ऑप्शन बी तो बिल्कुल साफ गलत दिख रहा है, 9 और 2 तो नहीं आया। सी में दिख रहा है 3/2 और -1/3, बिल्कुल ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि यहाँ पर देखो माइनस का 3/2 लिख दिया, जबकि आपका तो प्लस का 3/2 आया। आपका -1/3 आया, यहाँ पर 1/3 लिख दिया, ये गलत है। तो जिन बच्चों का डी आंसर आया उनको समझ में आया कि क्या गलती हुआ है ना? तो गलतियों से सीखना है। ठीक है, तो साइन चेंज करेगा जब आप लेफ्ट से राइट साइड ले जाओगे ना किसी चीज को, तो साइन तो चेंज कर लेता है। ठीक है, तो आंसर क्या बना हमारा? ऑप्शन नंबर सी। चलो, अगर इतना क्लियर है तो बताइए पहले, कोई डाउट है तो अभी बताइए, क्योंकि इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन और था इस टॉपिक में, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम हो चुका है। ठीक है, बाय एवरीवन, गुड नाइट। अगर डाउट है तो पहले बता दो, डाउट नहीं है तो डेफिनेटली लेफ्ट कर सकते हो। ठीक है, और रेगुलर करिएगा, कोई भी क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि सारा चीज लिंक है ना? बाय एवरीवन, बाय बाय। सर को